हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज में। स्वागत बोलो, वेलकम बोलो, ठीक है। देखो, मैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने वाला था। मैंने आपको बोलता फोर्थ लेक्चर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा। फिर मैंने लगाया यार फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार बार आगे ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में रिपीट होगा, तो स्पेसिफिकली वीडियो बनाना मुझे इतना जरूरी नहीं लगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अपलोड कर दूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। ये जो लिखा हुआ है, मैंने पहले वीडियो बनाई, खराब होगी तो मैंने कहा वापस बना लेता हूँ यार, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था मेरे दोस्तों, मैं बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कितने हिस्से हैं टोटल। देयर आर टोटल 20। प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। अब आपको प्री पर्सपेक्टिव से पूरे पार्ट्स पढ़ने ने, एक तो पहली बात पूरे पार्ट्स आपको याद भी नहीं रहेंगे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंडामेंटल राइट। 2021 में इस फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आए दोस्तों, ठीक है। इस फंडामेंटल राइट से भी 2021 में क्वेश्चन आए। तो फंडामेंटल राइट की सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट है क्या। ये जो बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को, जो भी सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, उनको जो बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, दैट इज जो राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल, क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, एक ग्रोथ मतलब हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए दीज राइट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल और प्राइमरी, बेसिक। इसलिए इनको बोला है हमने फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इनके बिना, जैसे घर की नींव के बिना घर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही इन राइट्स के बिना एक इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, राइट। इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है दोस्तों। ये फंडामेंटल राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की जो इंस्पिरेशन है वो कहां से ली बच्चा? अमेरिका से। और अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को वहां पे बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। और इसके साथ साथ मैं क्लियर कर दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन। नाउ जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। मेरी बात क्लियर हो गई? और जो इंडिया का भी क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमारा जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, उनमें से सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स की दोस्तों इंस्पिरेशन। अब देखिए, बोलते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, बोलते हैं स्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्टेट के नजरिए में, स्टेट के नजरिए में फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं। स्टेट के नजरिए में फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है। इधर स्टेट क्या है बच्चा? इधर स्टेट है लेजिस्लेटिव बॉडी, इधर स्टेट है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में 2 बॉडीज होती हैं, एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से दोस्तों? जो आपने एमपी चुने हैं, जो आपके मोदी जी हैं, ये परमानेंट क्या है जी? एग्जीक्यूटिव, सॉरी, ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के, एक परमानेंट, एक टेम्पररी। बच्चा जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है ना, वो आपके एमपी, ठीक है, जैसे लोकसभा में जिनको आपने चुना हुआ है, आपके एमएलए आ गए स्टेट में, सेंटर में एमपी आ गए, आपके मोदी जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब क्या है जी? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? आपके आईएएस ऑफिसर्स, आपके केएस ऑफिसर्स, आपके ग्रुप ए के ऑफिसर्स, आपके आईपीएस, आपका बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर में, ये सब क्या है दोस्तों जी? ये क्या है जी? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये सब के सब स्टेट में आते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कानून बनाने वाली बॉडी। तो कानून बनाने वाली बॉडी कौन सी आपकी जी दोस्तों? पार्लियामेंट है, ठीक है। बोला इनके पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल राइट्स क्या हैं जी? नेगेटिव है। व्हाई?
क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ बनाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ये लॉ या उसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी ने जो भी फ्रेम किया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स में किसी भी राइट को क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन कर्टेल कर रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं, तो वो नल डिक्लेयर किया जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। उस कौन करेगा डिक्लेयर, कौन करेगा? जुडिशरी। आप समझे? तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से दे आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव किसके पर्सपेक्टिव से हुए? सिटीजन के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हुए। बोला फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। सपोज एक राइट में आपको बताता हूं, आर्टिकल 16 इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल में बोला है दैट दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स क्या? दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट क्या होगा? भेदभाव करना विद एनी सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि भाई आर्टिकल 16 बोलता है कि भाई स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट बॉडी, वो जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो किसी भी सिटीजन के साथ किस किस ग्राउंड पे भेदभाव नहीं कर सकता। ग्राउंड और बहुत है, मैंने अभी 3 ही मेंशन किए। वो कौन से? रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कास्ट, रेस, ये और डिसेंट। ठीक है, अब सेक्स क्या हो गया? मेल फीमेल, समझ गए? अब हो गया मेल फीमेल। अब देखो, आपको पता ही है, कभी आप इसकी तैयारी कर रहे हो या बचपन से, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों में क्या है जी, डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। कहीं रिलीजन में बाउंडेशंस है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो फीमेल है वो सबजुगेट हो जाती है किससे? मेल के कंपैरेटिव। अब देखो दोस्तों, बोला क्या? बोला कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल फीमेल। भाई साहब, मैं चेयरमैन बन गया जेकेएसएसबी का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको एग्जाम्पल की तरह लेना, इमोशनल मत होना, ठीक है। मैं बन गया जेकेएसएसबी का चेयरमैन, मेरे पास मेल फीमेल दोनों आए, ठीक है। मैं थोड़ा क्या कहते हैं, मेल डोमिनेशन में ज्यादा बिलीव करता हूं, मेरी सोच ऐसी है, आइडियोलॉजी ऐसी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी और के एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ऐसे और कोई कहते ऊपर पागल हो जाएगा है? तो भाई मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, इंटरव्यू में देखा दोनों की क्वालिफिकेशन जबरदस्त, ठीक है, दोनों ने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिटन एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स लिए, ठीक है, दोनों बराबर है। बट वो मेल आइडियोलॉजी जो है, मेल डोमिनेंस, ठीक है, फीमेल को नहीं मानना, ठीक, फीमेल की अपलिफ्टमेंट को इतना सपोर्ट नहीं करना। मैंने क्या किया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, क्वालिफिकेशन, ठीक है, स्कोर, मैंने क्या किया जी, मेल को क्या कर दिया, सिलेक्शन दे दी। इससे कुछ होगा? हाँ, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, आपने फीमेल का क्या कर दिया जी, राइट वायलेट कर दिया, ठीक है, इसके साथ आपने भेदभाव कर दिया, डिस्क्रिमिनेट। नाउ व्हाट दिस फीमेल विल डू, ये भाई साहब, ये जो लड़की है, शी हैज द राइट टू गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, और व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू, सुप्रीम कोर्ट विल इशू व्हाट, ऑर्डर, रिट, ठीक है, एक रिट होती है प्रोहिबिशन की, ठीक है, सॉरी मैंडमस की, रिट कौन सी, मैंडमस की, वो रिट इश्यू करेगा इस चेयरमैन के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ, कि भाई साहब क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट ड्यूटी पे हो आप, ठीक है, इंडिया का जो एसेंस है वो क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, ये क्या बना रहे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ इश्यू करेगा, इसको रोकेगा, कमांड करेगा कि तू अपनी ड्यूटीज जो हैं अच्छे से परफॉर्म कर, और इस लड़की को क्या करेगा, इंसाफ दिलाएगा। अब मुझे बताओ, स्टेट एक्शन, चेयरमैन क्या है,
स्टेट है, गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेट के एक्शन को इसने कर्टेल किया नहीं किया, तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से क्या हो गया, ये नेगेटिव। फीमेल के पर्सपेक्टिव जस्टिस मिला, क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो अपने हक के लिए अगर वो वायलेट हो रहा है। ये है फंडामेंटल राइट्स। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आया? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब बोला, अरे भाई साहब कहां चले गए? बोला दोस्तों, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, जनवरी 26, 1915 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया जी, इंप्लीमेंट हो गया। तो बोला ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर? देयर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स। कितने जी? 5, 6, 7, 7 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल्स 14 to 18। बोला राइट टू फ्रीडम, कौन से आर्टिकल्स है? आर्टिकल्स 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। बच्चा ये याद करना है, ये ऐसा नहीं है आप मुझे ऐसे पूछोगे, मुझे ऐसे भी याद है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आ गया आर्टिकल 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ये याद करना पड़ेगा, ये मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है याद करके, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। और ऐसा ऐसा आपको आर्टिकल 14 का टाइटल भी पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। आप पीछे देखो ना जेकेपीएससी में कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे, सीधा टाइटल पूछ लेते, बताओ मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखो, बोला ओरिजिनली थे 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एक फंडामेंटल राइट को हमने डिलीट कर दिया। उस फंडामेंटल राइट का नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को डिलीट करा जी। डिलीट कैसे हुआ? मैंने आपको सबसे पहले बताया था, डिलीट होता है अमेंडमेंट से। किससे डिलीट होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक्ट लाया। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? चेंज, है ना? अमेंडमेंट का मतलब क्या? चेंज। और मैंने आपको क्या बोला था, चेंज में क्या होता है? चेंज में भाई साहब कोई चीज डिलीट भी होती है, कोई चीज ऐड भी होती है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है वो मॉडिफाई भी हो जाती है। ठीक है मेरी जान? चलते आगे। अब बोला 44th 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो बच्चा समझना कैसे है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का मतलब यह है कि 1978 से पहले, इस अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार बदल दिया था? 43 टाइम्स बदल दिया था। मतलब 43 टाइम्स बदल के बहुत सारी चीजें ऐड करी थी, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करी थी, बहुत सारी चीजें निकाली थी। वैसे ही 1978 में हम जब 44th टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, तो इस एक्ट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के लिस्ट से निकाल दिया। फंडामेंटल राइट के लिस्ट से निकाल दिया दोस्तों। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं? पक्का? अगर मैं बोल रहा हूं, ऐसे सपोज करते हैं 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1980, तो इससे मतलब है कि 1980 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हो चुका था? 46 टाइम्स। तो 1980s में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, उस वक्त 47 टाइम में या तो कुछ ऐड किया या तो कुछ डिलीट किया। आई होप आपको ऐसे अमेंडमेंट एक्ट का मतलब समझ आया कि इसका मतलब क्या होता है। राइट टू प्रॉपर्टी को निकाला, राइट टू प्रॉपर्टी को निकाला और इसको आर्टिकल 300 कैपिटल ए पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट कर दिया। मैं चेक कर लेता हूं, कभी कभी मुझे भी भूल जाता है। नहीं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़े पार्ट 20th नहीं है बच्चा, पार्ट 12 है। क्या है? पार्ट 12 है। ठीक है, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए में राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया। अब बच्चा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए, क्या ऑल लीगल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? आप अपने ऑप्शन में कैसे लिखेंगे? ए, ये ए है, इसका या तो लिखेंगे यस और नो। ये क्वेश्चन पूछा है, कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि क्या जितने भी लीगल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं? एक क्वेश्चन ये। बी, क्या ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, इसका भी ऑप्शन आप यस और नो, और जिसको आता है वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। कल तो मैं इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है जी। और क्या ऑल फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा कंफ्यूजन वाला होगा लेकिन बहुत मजा आता है इसको करने में अगर समझ आया तो। लीगल राइट्स, ये सी ऑप्शन है, इसका यस और नो करके बताओ मेरे मित्रों। मेरे मित्रों यस और नो करके बताओ, ठीक है जी। अब मैंने क्या बात करी? बैक टू बेसिक्स। कहां पहुंचे जी? चलचे मेरे तो कुथे रहिएगा या ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स, 1978 में अगर एक डिलीट हो गया तो कितने बचे? 6 फंडामेंटल राइट्स। यू गॉट इट? क्लियर है? अब बोला all these rights are available against the state action, against the state action। क्लियर है बच्चा? बोला कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है जिसकी वजह से आपका कोई भी 6 जितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए उसमें अंदर जितने भी राइट्स हैं कोई भी वायलेट होता है तो आप उनके एक्शन के खिलाफ यू हैव द राइट टू अप्रोच व्हाट? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। आप पहले सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट आपको आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाऊं तो आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मारो जैसी, ठीक है। अब बोला बट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट state as well as private individual, against the action of state as well as private individual। ठीक है? क्लियर है जी मेरे मित्रों? अब बोला कि कोई फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बट कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल जो स्टेट में नहीं आता, जो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। मैं गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं, मैं प्राइवेट बंदा हूं भाई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, मैं कोई आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, मैं केएस ऑफिसर नहीं हूं, ठीक है जी, है तो मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं। तो मैं ऐसा कौन सा मेरे एक्शन के खिलाफ भी बंदा क्या कहते हैं कोर्ट में जा सकता है? दैट इज आर्टिकल 17 जिसका टाइटल है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको बाद में 1955 में चेंज करके क्या नाम रख दिया जी? राइट टू, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, उसका क्या नाम रखते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन का व्यापार, औरतें बच्चों का व्यापार होता है, आपको पता है कितनी किडनैपिंग है, उनको बेच दिया जाता है जाके। ये भी इंडिविजुअल जो प्राइवेट है उसके खिलाफ लग सकता है।
अब आप, मैं बोलूँ जी क्या कहते हैं, आप क्या व्यापार करते हो, क्या प्रोफेशन आपका जी, क्या कहते हैं, मैं जी बच्चे बेचता हूँ, मैं जी क्या कहते हैं ह्यूमन इधर उधर क्या कहते हैं सेल और क्या कहते हैं परचेज करता हूँ। भाई ये प्रोफेशन थोड़ी है ना, ये प्रोफेशन है ही नहीं। आप वुमेन की डिग्निटी खत्म कर रहे हो, आप सोसाइटी में क्राइम रेट को बुरी तरीके से क्या कहते हैं बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप ये प्राइवेट इंडिविजुअली अगर पकड़ा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, तो उसके खिलाफ भी क्या कहते हैं आपके प्राइवेट इंडिविजुअल, चाहे आप गवर्नमेंट बॉडी हो या ना हो, आपके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। एन एग्रीड पर्सन कैन मूव टू दी कोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट योर एक्शन। कौन सा? अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हुआ, समझे, ठीक है। बोला फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आर्टिकल 19 है दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो अंदर इसके जो 6 राइट्स है रिलेटेड टू फ्रीडम, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों सिंपल एक बात बताता हूं, मेरी एक बात समझो भाई। आर्टिकल 19 ने बोला कि हर एक सिटीजन को हक है, ठीक है, अपने व्यूज अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं अगर बोलता भी नहीं हूं ना, मैं मौन व्रत रख लेता हूं, ठीक है, तो भाई ये मेरा राइट है जो मुझे आर्टिकल 19 क्लॉज ए में मिला है। मैं अगर एक्सप्रेस थ्रू ड्राइंग करता हूं, ये मेरा राइट है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं चिल्ला चिल्ला के एक्सप्रेस करता हूं, ये मेरा राइट है। मैं थ्रू वीडियो, मैं इशारों में आपसे बात कर रहा हूं, इशारों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये मेरा राइट है। बट स्टेट बोलता है भाई साहब ये आपका राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, कि मतलब आप फ्री नहीं हो कि कुछ भी करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं भाई किसी के घर के छत पे खड़ा होकर, अपने छत से खड़ा होकर किसी घर के सामने मुंह करके भाई गालियां थोड़ी दूंगा मैं। वो सामने वाला बोले जी क्या जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर उतरेंगे, फिर वो आपको बताएंगे रिस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट बोलती है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं अगर कोई भी खतरा हमें दिखे जिसमें पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, आपके व्यू से, आपके ओपिनियन से, आपके एक्सप्रेशन से, तो हम आपके फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को रोकेंगे। जैसे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के टाइम पे आपने देखा होगा जितने भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को घर में बंद करती है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, हिंदी में पता है हाउस अरेस्ट, यस हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, कि भाई अगर ये लोग बाहर निकले, ऑलरेडी माहौल बहुत टेंस है, तो ये ना हो कि ये लोग बाहर निकले हैं और इसके खिलाफ विरोध करें तो इनको फॉलो करने वाले लोग कुछ ऐसा वायलेंट करते हैं, मॉब ऐसी वायलेंट हो जाए कि भाई पूरा पीस डिस्टर्ब हो जाए, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन सम ग्राउंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया मेरे भाइयों। मेरी बात समझे? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, गॉट माय पॉइंट? समझ गए? बोला किसी किसी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे जी, आपसे छीन लिए जाएंगे। वो बोला वो कब होगा जी? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी दोस्तों क्या लगती है भाई? जब क्या कहते हैं हम वॉर में या किसी कंट्री ने इन्वेड कर दिया कंट्री को, जैसे अभी रशिया ने किया भाई साहब यूक्रेन में, ऐसे हमारे खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो उस वक्त प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 क्या करता है जी? नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देता है। और बोला जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेगा, ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 19 है दैट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी? आपसे छीन लिया जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, वॉर लगी हुई है, राइट टू फ्रीडम में, राइट टू मूवमेंट में आती है, वॉर लगी हुई है, अब आप बाजार खोल के बैठे हुए, ऊपर से गोले पड़ रहे, शेल्स पड़ रहे, शेलिंग हो रही है, तो आप खोल के मोमो बेच रहे हो, गोलगप्पे बेच रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको उस वक्त आपकी जान को देखते हुए, आपकी जान ह्यूमन लॉस ना हो, ठीक है, ज्यादा लाइफ लॉस ना हो, हम रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देते हैं।
जैसे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा मेरे भाई। मेरी बात समझ आई? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल मैं इसको बड़ी स्पीड में पकड़ूंगा। मुझे लगता है इसके कम से कम मुझे 3 से 4 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। तो फिर कंटिन्यू करेंगे, पढ़ो मज़े से, किसी की मत सुनो, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, चलते जाओ, फोकस रहो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखो, ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।